गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजन इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों आज के दिन फिर से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। तो आज के दिन दोस्तों हम डिटेल में देखेंगे इंडिया की जो डाटा सेंटर की इंडस्ट्री है उसमें से कौन सा सेगमेंट डोमिनेट करता है केपेक्स की स्पेंडिंग के टर्म्स में। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन में मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आपको मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोग के लिए देखे 3 दिनों पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। ये वीडियो दोस्तों सिर्फ मेंबर्स ओनली वीडियो थी। तो अगर आपको इस वीडियो को चेकआउट करना है तो आप यहाँ पे जॉइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए एक नई कंपनी कवर की थी जिसको यहाँ पे लिस्ट हुए 1 साल का टाइम हुआ है। ये डाटा सेंटर सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। इसका आपको सिमिलर बिजनेस दिखेगा जिस तरह का डीएसएसएल का बिजनेस है। लेकिन डीएसएसएल के मुकाबले दोस्तों ये कंपनी जो डाटा सेंटर से कमाती है उसका शेयर थोड़ा ज़्यादा है। तो आप इस डिटेल एनालिसिस की मेंबर्स ओनली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। इसके अलावा दोस्तों मैंने अपनी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पिछले 1 महीने के अंदर 8 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को कवर किया है डिटेल एनालिसिस की वीडियोस के थ्रू। तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद उन सारे के सारे 8 स्टॉक्स के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। और ओवरऑल आपको मेरी मेंबर्स ओनली वीडियोस में 20 वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग को दोस्तों इन सारी वीडियोस को एक साथ देखना है मेंबरशिप लेने के बाद, तो मेंबरशिप लेने के बाद यहाँ पे आप मेंबरशिप टैब पे क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपको सारी वीडियोस एक साथ देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप मेरी किसी भी वीडियो के नीचे जाइए, उसके अंदर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल के अलावा मेरा एक मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी है। उसको ज्वाइन करने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप लीजिए, उसके बाद पोस्ट पे क्लिक कीजिए। पोस्ट के अंदर आपको इस मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा और इस लिंक के थ्रू आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको चैनल के कंटेंट और मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताई। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया आज के दिन हम चेकआउट करेंगे अलग अलग सेगमेंट्स जिनके अंदर हमें सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग होती दिख रही है डाटा सेंटर के केपेक्स में। तो ये डिटेल दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये करंटली बेस्ड है इस टैप पे मैकिन्ली के और JLL की रिसर्च के ऊपर। ये दोनों दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह की इंपॉर्टेंट रिसर्चेस को कंडक्ट करती हैं। तो यहाँ पे हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है दोस्तों। ये 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी यहाँ पे CPU और IT इक्विपमेंट की, सेकंड कैटेगरी है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की, थर्ड कैटेगरी है कूलिंग सिस्टम्स की और फोर्थ कैटेगरी है रियल एस्टेट की और फैसिलिटी की। सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं GPU और IT इक्विपमेंट की कैटेगरी को। इसके अंदर दोस्तों आपको आते हुए दिखेंगे सर्वर्स, GPUs, स्टोरेज और नेटवर्किंग। अब अगर आप देखें दोस्तों पूरी डाटा सेंटर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग कहाँ पे होती है, तो डाटा सेंटर इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों जो केपेक्स होता है उसमें से आपको रफली 55 to 70% के आसपास का केपेक्स GPU और IT इक्विपमेंट के अंदर होता हुआ दिखेगा। तो आप कह सकते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरी इस टाइम पे GPU और IT इक्विपमेंट की है, क्योंकि डाटा सेंटर के केपेक्स के अंदर सबसे ज़्यादा खर्चा यहीं पर होता है। तो ये एरिया दोस्तों यहाँ पे केपेक्स के अंदर से डोमिनेट करता है क्योंकि यहाँ पे GPU की कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। एग्जाम्पल ग्रुप में आपको यहाँ पे कंपनियाँ दिखेंगी एनवीडिया और ब्लैकवेल जैसी। साथ में यहाँ पे शॉर्ट रिप्लेसमेंट साइकिल होते हैं 2 से 4 ईयर के, इसलिए भी यहाँ पे काफ़ी ह्यूज केपेक्स लगता है। यहाँ पे दोस्तों मैकिन्ली के आंकड़ों के अनुसार 60% के आसपास का कंप्यूट हार्डवेयर लगता है। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी यहाँ पे आपको पावर इंफ्रा की दिखेगी। इसके अंदर आपको ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर्स, UPS, सबस्टेशंस और केबलिंग दिखेगी। अगर इनका आप केपेक्स में शेयर देखें तो 15 से 25% का है। ये दोस्तों क्रिटिकल होते हैं हाई डेंसिटी और AI रैक्स के लिए। यहाँ पे आपको 40 to 150 प्लस किलोवाट रैक दिखेगा और आप कह सकते हैं ऑफन ये लार्जेस्ट नॉन IT बकेट होता है। तो दोस्तों मैंने पिछले कई दिनों में आपके लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट केबल्स की और जनरेटर्स की कंपनी भी कवर की हैं। तो आप उन इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कूलिंग सिस्टम्स की। इसके अंदर आपको HVAC और लिक्विड कूलिंग दिखेगी, साथ में चिलर्स दिखेंगे और हीट एक्सचेंजर्स दिखेंगे। अगर आप इनका शेयर देखें दोस्तों तो आपको 8 to 15% के बीच का दिखेगा, लेकिन यहाँ पे शेयर काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो केपेक्स की थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी है मार्केट शेयर में ये काफ़ी अच्छी स्पीड से आपको ग्रो करती हुई दिख रही है। तो इसके अंदर दोस्तों हमें ग्रोथ इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि लिक्विड कूलिंग का जो अडॉप्शन है इस टाइम पे फॉर AI यहाँ पे ट्रेडिशनली लोअर था, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे डेंसिटी पुश हो रही है इसकी और ये आपको हायर जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि दोस्तों अब सब यहाँ पे लिक्विड कूलिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों फोर्थ इंपॉर्टेंट कैटेगरी यहाँ पे रियल एस्टेट और यहाँ पे फैसिलिटी डेवलपमेंट की। इसके अंदर आपको लैंड, बिल्डिंग, शेल, सिविल वर्क्स, रेस फ्लोर्स और साइट प्रेप्स दिखेंगे।
तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए, इसके अंदर केपेक्स जा सकता है करीबन 10 to 20% का, ऑफन ही 15% की रेंज में रहता है। तो इसके अंदर दोस्तों लॉन्ग लाइफ एसेट होते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो मैकिन्ली का रिसर्च डाटा था, इनके मुताबिक यहाँ पे इन्होंने 15% की कैटेगरी में रख रखा है लैंड को, मटेरियल को और साइट के डेवलपमेंट को। तो यहाँ पे मैंने आपको दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज दिखाई। मैं आपको दोबारा यहाँ पे समराइज कर दूँ। सबसे ज़्यादा यहाँ पे केपेक्स हो रहा है इस टाइम पे, या स्पेंडिंग हो रही है आप कह सकते हैं केपेक्स में 55 से 70% के आसपास की जीपीयू और आईटी इक्विपमेंट के अंदर। इसके बाद आपको पावर इंफ्रा दिखेगा, जहाँ पे आपको करीबन 15 to 25% की यहाँ पे स्पेंडिंग होती दिख रही है। फिर कूलिंग सिस्टम्स हो गए 8 to 15% की, लेकिन ये ग्रो कर रहा है। और फिर रियल एस्टेट और फैसिलिटी डेवलपमेंट की जो 10 से 20% दिख रही है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग लाइफ एसेट होते हैं। तो जो टॉप की 3 कैटेगरीज हैं, इनमें ज़्यादा जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं, देखिए ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रिलायबल सोर्सेज के द्वारा। तो मैकिन्ली की यहाँ पे रिपोर्ट थी दोस्तों 2025 की। इन्होंने मेंशन किया था यहाँ पे कि जो 5.2 ट्रिलियन का यहाँ पे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें फोरकास्ट कर रखा है इन्होंने 2030 तक का 60% यहाँ पे जाता हुआ दिखेगा आपको स्पेंडिंग का हिस्सा आईटी और कंप्यूटर हार्डवेयर की तरफ को, 25% एनर्जीज की तरफ को, जिसके अंदर आपको पावर, कूलिंग और इलेक्ट्रिकल दिखेगा, 15% बिल्डर्स की तरफ को, जहाँ पे लैंड फैसिलिटी शेल दिखेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैनी हाइपर स्केलर्स एआई यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं जो ये शो करते हैं आईटी इक्विपमेंट को 60 से 65% के आसपास केपेक्स का हिस्सा, विद रिमेनिंग यहाँ पे 35 to 40% आपको यहाँ तक दिखेगा फिजिकल फैसिलिटीज़ के अंदर, यानी पावर, कूलिंग और बिल्डिंग्स में। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग देखिए रिसर्च अलग अलग आंकड़े प्रेजेंट करती हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको पता होनी चाहिए पिक्चर क्लियर कि सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे खर्चा होगा आईटी हार्डवेयर और जीपीयूज के अंदर होगा। इसके अलावा दोस्तों जो पावर इस टाइम पे फ्रीक्वेंटली बिगेस्ट चंक है विद इन यहाँ पे नॉन आईटी पोर्शन, और इसका कारण है यहाँ पे मैसिव रिडेंडेंसी नीड्स और ग्रिड के कनेक्शंस। इसके बाद दोस्तों अगले नंबर पे आपको कूलिंग दिख रहा है जो इंक्रीज हो रहा है काफ़ी फास्ट स्पीड से, फ्रॉम ट्रेडिशनल जहाँ पे 5 to 10% का रहता था, ये अब यहाँ पे 10 to 15% का हो चुका है, क्योंकि काफ़ी फास्ट स्पीड से यहाँ पे अडॉप्शन हो रहा है। तो जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे लिक्विड कूलिंग स्टैंडर्ड बन जाएगी और हाई पावर यहाँ पे एआई रैक्स के लिए, तो इसका शेयर आपको और इंक्रीज होता दिख सकता है। इसके बाद दोस्तों रियल एस्टेट और यहाँ पे जो फैसिलिटी शेल है, ये स्मॉलर है परसेंटेज टर्म में, लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंशियल एब्सोल्यूट डॉलर टर्म्स में अमाउंट इन लार्जर कैंपसेस। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है दोस्तों फॉर आईटी ऑप्टिमाइज फैसिलिटीज, ये राइज करी है और पहुंचने वाली है 11 to 30 मिलियन के आसपास पर मेगावाट के हिसाब से। तो मैंने आपको इन सारी कैटेगरीज में कुछ की ऑब्जर्वेशन चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं डिटेल में यहाँ पे हर सेगमेंट के केपेक्स को। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखें जीपीयू और आईटी इक्विपमेंट के अंदर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे 60 से 78% के आंकड़े हैं। तो टोटल जो डीसी केपेक्स है या डाटा सेंटर का केपेक्स उसका हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये कैटेगरी लार्जेस्ट है और मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट है जो कवर करती है यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस जीपीयूज। यहाँ पे आपको एनवीडिया H100, H200, ब्लैकवेल B200 सीरीज दिखेगी। इसके अलावा यहाँ पे सर्वर्स आते हैं, स्टोरेज सिस्टम्स आते हैं, हाई स्पीड यहाँ पे नेटवर्किंग स्विचेज आते हैं सच एज InfiniBand और ईथरनेट। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक्सीलेटर्स दिखेंगे और साथ में रिलेटेड आईटी हार्डवेयर दिखेंगे। एआई ट्रेनिंग भी आती है दोस्तों इसके अंदर, और इन्फेरेंस क्लस्टर्स आते हैं जो रिक्वायर करते हैं यहाँ पे मैसिव पैरेलल कंप्यूटिंग पावर, जो ड्राइव करते हैं यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई यूनिट कॉस्ट। इसके कारण यहाँ पे काफ़ी पैसे लगाना पड़ता है। तो सिंगल हाई एंड दोस्तों जो जीपीयू सर्वर है देखिए, ये कॉस्ट कर सकता है टेंस और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। और ऐसा नहीं दोस्तों कि बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन वन टाइम परचेस करना पड़ता है। इसका जो इस टाइम पे साइकिल होता है रिप्लेसमेंट का, ये भी काफ़ी शॉर्ट होता है 2 से 4 साल का। तो यहाँ पे साइकिल शॉर्ट होने के कारण लगातार इसको परचेस करने की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पे रिप्लेस करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लगातार जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो यहाँ पे पुरानी टेक्नोलॉजी आपको ऑब्सोलीट होती दिखेगी। तो इसी कारण से दोस्तों लगातार यहाँ पे 2 से 4 साल में इस साइकिल के अंदर इसको चेंज करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग पुराने जीपीयू पे डिपेंड रहेंगे तो बाकी की कंपनी या बाकी के कंपटीटर आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि नए जीपीयू जैसे आते जाते हैं दोस्तों, उनकी नए जनरेशन के हिसाब से दोस्तों जो डिलीवरी की पावर होती है, परफॉर्मेंस होती है, वो लीप्स अहेड होती है। वहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, एआई की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसके कारण यहाँ पे लगातार इन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों जो बकेट है देखिए डोमिनेट करता है टोटल केपेक्स में, बिकॉज ये डायरेक्टली यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं डाटा सेंटर की एआई वर्कलोड कैपेसिटी को, ट्रेनिंग स्पीड को और इन्फ्लुएंस यहाँ पे थ्रू आउटपुट को। और साथ में ओवरऑल दोस्तों जो रेवेन्यू जनरेट करने की पोटेंशियल होती है, ये भी आपको यहाँ पे जीपीयू सेगमेंट्स आती हुई दिखेगी। विदाउट स्ट्रॉन्ग कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी फैसिलिटी कंपीट नहीं कर सकती है एआई मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जीपीयू और आईटी इक्विपमेंट। अब दोस्तों हम इसी तरीके से चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पे सेकंड कैटेगरी की, जो है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहाँ पे आपको 6 से 17% के आसपास का डीसी केपेक्स दिखेगा। ये इंक्लूड करता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स, सबस्टेशंस, बैकअप डीजल जनरेटर्स, सब डीजी सेट्स कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले दोस्तों मैंने आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी, वो मेंबर्स ओनली वीडियो थी डीजी सेट की एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर। तो आप उस डिटेल एनालिसिस की वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो डाटा सेंटर के अंदर दोस्तों किसी भी इंटरप्शन के बिना देखे पावर सप्लाई चाहिए होती है, तो यूपीएस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा पावर डिसेप्शन यूनिट होती है, यहाँ पे पीडीयूज कह सकते हैं जिसे आप। यहाँ पे एक्सटेंसिव केबलिंग होती है,
तो यहाँ पे केबल्स की जरूरत पड़ती है, स्विच गियर्स की जरूरत पड़ती है। मॉडर्न यहाँ पे एआई रैक डिमांड होती है 40 से 100 किलोवाट की पर रैक के हिसाब से, फार हायर होती है देन ट्रेडिशनल 5 टू 10 किलोवाट रैक्स। ये रिक्वायर करते हैं दोस्तों यहाँ पे रोबस्ट फुली रिडंडेंट यहाँ पे पावर डिलीवरी सिस्टम अचीव करने के लिए 99.99% अप टाइम। तो हाई पावर ड्रॉ दोस्तों ऑल्सो नेसेसिटेट करता है स्ट्रॉन्ग ग्रिड की कनेक्शन को, ऑन साइट यहाँ पे पावर जनरेशन कैपेबिलिटीज को, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को और सफिस्टिकेटेड यहाँ पे बैकवर्ड सिस्टम को हैंडल करने के लिए आउटेजेस और ग्रिड यहाँ पे इंस्टेबिलिटी। यहाँ पे दोस्तों जो कैटेगरी होती है देखिए कैपिटल इंटेंसिव होती है काफ़ी ज़्यादा ड्यू टू यहाँ पे नीड फॉर ओवरसाइज इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्ट कर सके यहाँ पे फ्यूचर के एक्सपेंशंस को और पीक लोड्स को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑपरेशंस। तो यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी आपको पावर इंफ्रा की दिखेगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग होती है। तो ये दोस्तों हमने चेकआउट की सेकंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी। अब हम चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जो है यहाँ पे कूलिंग सिस्टम्स की। तो कूलिंग सिस्टम्स का दोस्तों आपको इंडिया के अंदर 3 से 10% का दिखेगा डीसी केपेक्स में हिस्सा। यहाँ पे दोस्तों ग्लोबल लेवल पे देखिए थोड़ा ज़्यादा है ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि इस टाइम पे जो कूलिंग का अडॉप्शन है वो काफ़ी फास्ट स्पीड से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके इंडिया में बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। तो कूलिंग की दोस्तों इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि मैनेज करती है जो इनॉर्मस यहाँ पे हीट जनरेट होती है डेंस जीपीयू के डिप्लॉयमेंट के बाद, यहाँ पे जो प्रोड्यूस कर सकती है हंड्रेड्स ऑफ किलोवाट पर रैक, जो यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकती है हंड्रेड्स ऑफ किलोवाट पर रैक। तो इसके अंदर दोस्तों आपको आते दिखेंगे ट्रेडिशनल HVAC सिस्टम्स, चिलर्स, CRAC, CRAH यूनिट्स। इसके अलावा एडवांस लिक्विड कूलिंग सोल्यूशंस आते हैं इसके अंदर, डायरेक्ट टू चिप और यहाँ पे इमर्जेंट कूलिंग। इसके बाद आपको यहाँ पे हीट एक्सचेंजर्स दिखेंगे, पंप्स दिखेंगे, पाइपिंग दिखेगी, यहाँ पे आपको कूलिंग टावर्स दिखेंगे। और जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे रैक की जो डेंसिटी है ये राइज करेगी कंटिन्यूसली विद मोर पावरफुल यहाँ पे AI चिप्स। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ट्रेडिशनल एयर कूलिंग होती है ये इनसफिशिएंट होती दिखेगी और यहाँ पे लगातार इनकी जाएगा कूलिंग सिस्टम्स के अंदर। यहाँ पे दोस्तों पुश कर रहा है देखिए ग्रेटर अडॉप्शन को लिक्विड कूलिंग के और इसकी टेक्नोलॉजीज के, यहाँ पे जो ऑफर करते हैं बेटर थर्मल परफॉर्मेंस और एनर्जी एफिशिएंसी। लेकिन दोस्तों ये कैटेगरी अभी भी रिलेटिवली स्मॉलर है इन इनिशियल केपेक्स कंपेयर टू यहाँ पे जीपीयूज और पावर, लेकिन ये रिमेन यहाँ पे क्रिटिकल इस टाइम पे मेंटेन करने के लिए ऑप्टिमल ऑपरेटिंग टेम्परेचर और प्रिवेंट करने के लिए हार्डवेयर के फेलियर को। तो इसी के थ्रू दोस्तों यहाँ पे एक्सटेंड कर पाते हैं इक्विपमेंट की लाइफ को भी है, क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट को दोस्तों आप एडवर्स कंडीशंस में चलाएंगे ज़्यादा हीट में तो जल्दी खराब होगा। तो यहाँ पे कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, साथ में एडवर्स कंडीशन में वो इक्विपमेंट चलना फेल भी हो सकता है और डाटा सेंटर हर टाइम में एक्टिव होनी चाहिए। तो ये सब इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कूलिंग इंप्रूव करती है ओवरऑल जो पावर का यूसेज होता है इसकी इफेक्टिवनेस को, इसको हम लोग PUE कह सकते हैं यानी पावर यूसेज इफेक्टिवनेस। एफिशिएंट कूलिंग दोस्तों डायरेक्टली इंपैक्ट करती है बहुत परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म की ऑपरेटिंग कॉस्ट को। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी दिखाई इस टाइम पे कूलिंग सिस्टम्स की। अब हम चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। तो दोस्तों फोर्थ इंपॉर्टेंट कैटेगरी के देखिए यहाँ पे कोई आंकड़े नहीं दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसका कम मार्केट शेयर है रियल एस्टेट और फैसिलिटी डेवलपमेंट, और उन बाकी कैटेगरीज के बाद रिमेनिंग शेयर आपको इसी कैटेगरी में जाता हुआ दिखेगा। ये कैटेगरी दोस्तों कवर करती है बिल्डिंग फैसिलिटी शेल, सिविल कंस्ट्रक्शन, लैंड एक्विजिशन, स्ट्रक्चर यहाँ पे डिप्लॉयमेंट, क्लेवर रेस फ्लोरिंग, मॉड्यूलर हॉल्स, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और साइट के प्रिपरेशन। ये फॉर्म करते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट पोर्शन यहाँ पे नॉन IT केपेक्स से आता है एज डाटा सेंटर रिक्वायर्ड पर्पस बिल्ड यहाँ पे कैंपसेस विद हाई लोड यहाँ पे बेरिंग कैपेसिटी और यहाँ पे प्रेसाइज एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। यहाँ पर दोस्तों स्केलेबिलिटी फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन काफ़ी जरूरी होती है। यहाँ पे ये सारे के सारे दोस्तों लॉन्ग लाइफ साइकिल के एसेट होते हैं, तो आप कह सकते हैं इनकी एज 20 से 30 साल की होती है कंपेयर टू जहाँ पे जो शॉर्ट रिप्लेसमेंट होता है जैसे आपको GPUs के अंदर आते हुए दिखेगा 2 से 4 साल का। तो ऑटोमेटिक हो जाता है दोस्तों यहाँ पे केपेक्स कम इसलिए होता है क्योंकि इनकी देखिए जरूरत काफ़ी लंबे टाइम में पड़ती है 20 से 30 साल में। लेकिन हम कह सकते हैं दोस्तों फिजिकल रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम पे फाउंडेशन है GPUs के लिए, पावर सिस्टम्स के लिए और कूलिंग इक्विपमेंट्स के लिए, क्योंकि इन सबको यहीं पर इंस्टॉल किया जाता है। और बिना दोस्तों यहाँ पे क्वालिटी फैसिलिटी डेवलपमेंट के जो अदर हाई वैल्यू कंपोनेंट्स हैं ये इफेक्टिव रूप से चल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे रियल एस्टेट का केपेक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको दोस्तों नोट करना है देखिए ओपेक्स वर्सेस केपेक्स में जो पावर इलेक्ट्रिसिटी है ये ऑफन डोमिनेट कर रही है यहाँ पे ऑनगोइंग कॉस्ट के अंदर ड्यू टू यहाँ पे हाई कंजम्पशन इन AI वर्कलोड्स, इवन जब यहाँ पे फोकस है इनिशियल कैपिटल एलोकेशन पे। तो ये दोस्तों मैंने आपको डिटेल में चेकआउट कराई चारों इंपॉर्टेंट कैटेगरी जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको केपेक्स स्पेंड होता हुआ दिख रहा है इस टाइम पे डाटा सेंटर के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ यहाँ पे जो बेनिफिट कर सकती हैं इस पूरी इंडस्ट्री को। तो करंटली दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने रोल आउट किया देखिए सेवरल यहाँ पे सपोर्टिव मेजर्स को। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे नए बजट में टैक्स हॉलीडे आते हुए दिख रहा था। तो यूनियन बजट दोस्तों 26-27 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था लॉन्ग टर्म यहाँ पे टैक्स हॉलीडे अंटिल 2047 यहाँ पे फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर्स को जो सेटअप करेंगे और ऑपरेट करेंगे फ्रॉम इंडियन फैसिलिटीज अलॉन्ग विद 15% सेफ हार्बर मार्जिन और यहाँ पे रिलेटेड डाटा सेंटर एंटिटीज जो यहाँ पे इनके लिए रिड्यूस करेंगे टैक्स की अनसर्टेनिटीज को। तो ये दोस्तों टैक्स हॉलीडे की स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ग्लोबल प्लेयर्स के लिए जो यहाँ पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको PLI स्कीम दिखेगी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स फॉर IT हार्डवेयर सेमीकंडक्टर, यहाँ पे सेमीकॉन इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप था गवर्नमेंट का। इसके अलावा सिलेटेड कंपोनेंट को प्रमोट करने के लिए दोस्तों डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यहाँ पे सर्वर्स की काफ़ी फोकस किया गया है।
यहाँ पे जीपीयू इकोसिस्टम एलिमेंट्स हैं और साथ में आपको नेटवर्किंग गियर दिखेंगे। यहाँ पे पीएलआई स्कीम इस तरह के इंसेंटिव दे रही है लगातार। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डाटा सेंटर से रिलेटेड पॉलिसी भी है गवर्नमेंट की। कुछ स्टेट लेवल के जो इंसेंटिव है दोस्तों, जैसे महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में और अदर इंक्लूडिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जाम्पशंस, स्टैम्प ड्यूटी वेवर्स, लैंड सब्सिडीज और यहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरेंसेज। इनके कारण डाटा सेंटर रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं एज एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी डाटा सेंटर की इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो रहे हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम कुछ और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी देखते हैं। यहाँ पे डाटा सेंटर की लोकलाइजेशन और सोवरेन इनिशिएटिव है। जैसे आपको डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट दिखेगा और इंडिया एआई मिशन दिखेगा, जो एनकरेज कर रहा है लोकल जीपीयू कैपेसिटी को और सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का पुश कर रही है गवर्नमेंट लगातार। तो इनिशिएटिव्स फॉर राउंड द क्लॉक इन रिन्यूएबल एनर्जी पावर परचेस एग्रीमेंट यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए सस्टेनेबल हाई पावर ऑपरेशंस को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों सारी पॉलिसीज इस टाइम पे एम कर रही हैं अट्रैक्ट करने के लिए हाइपर स्किलर्स को और बूस्ट करने के लिए यहाँ पे मेक इन इंडिया कंट्रीब्यूशन को, और ये सब स्टेब्लिश करेंगे इंडिया को एज अ ग्लोबल एआई और क्लाउड हब। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे करंट टेलविंड्स और ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी कैसी दिख रही है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर आप करंट टेलविंड्स देखें दोस्तों, तो इस टाइम में खाली इंडिया में नहीं, ग्लोबल लेवल पे भी एआई और डाटा सेंटर से रिलेटेड काफ़ी शानदार टेलविंड चल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप करंटली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया की जो डीसी सेक्टर है दोस्तों, ये एक्सपीरियंस कर रहा है रैपिड एक्सपेंशन ड्रिवन बाय हाइपर स्केलर इन्वेस्टमेंट। जैसे आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, AWS, गूगल और अदर्स कमिटेड है यहाँ पे थ्रू टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसके कारण हमें सर्ज होता हुआ दिख रहा है एआई क्लाउड अडॉप्शन में, डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ में और डाटा की लोकलाइजेशन की रिक्वायरमेंट में। तो लो वैकेंसी दोस्तों रेट्स हैं, स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑब्जर्प्शन है और यहाँ पे रिन्यूएबल इंटीग्रेशन है। यहाँ पर दोस्तों इंप्रूव हो रही है पावर की अवेलेबिलिटी, जो ऐड कर रही है मोमेंटम को थ्रू ग्रिड यहाँ पे कंस्ट्रेंट। लेकिन अभी भी यहाँ पे आपको कुछ ग्रिड के कंस्ट्रेंट दिखेंगे, तो एग्जीक्यूशन यहाँ पे अभी भी चैलेंज बना हुआ है। तो हमें देखना है यहाँ पे दोस्तों पावर की साइड से किस हिसाब से गवर्नमेंट पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काफ़ी फास्ट स्पीड से यहाँ पे चेंजेस लाती है। आप सब लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, करंटली पावर सेक्टर भी इस टाइम पे काफ़ी बड़ा टेलविंड में है कि पावर सेक्टर के अंदर भी गवर्नमेंट काफ़ी बड़े लेवल पे केपेक्स कर रही है। अब दोस्तों अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है ये ग्रोन हुई है सिग्निफिकेंटली डाटा सेंटर्स की, हंड्रेड्स ऑफ यहाँ पे मेगावाट ऐड हुए हैं रिसेंटली। और इसका कारण यहाँ पे रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट जो इंडिया की डाटा सेंटर इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो पाइपलाइन है देखिए प्रोजेक्ट्स की, ये शिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स हाइपर स्किलर्स और एआई रेडी फैसिलिटीज। यहाँ पे मार्केट सी कर रही है हाइटेंड एक्टिविटी स्पेशली इन की हब्स लाइक मुंबई और चेन्नई, हैदराबाद और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इमर्जिंग एरियाज के अंदर। तो ये तो दोस्तों हमने देखी करंट टेलविंड्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे फ्यूचर की ग्रोथ की पोटेंशियल को। तो कैपेसिटी दोस्तों जो प्रोजेक्टेड है देखिए एक्सपेंड करेगी सेवरल टाइम्स बाय 2030, पोटेंशियली रीच कर जाएगी 4 से लेकर 10 गीगावाट तक की अंडर ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे सिनेरियो। ये ट्रांसलेट करती है इनटू टेंस ऑफ बिलियंस इन कम्युलेटिव यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स। एआई जो वर्कलोड है दोस्तों एक्सपेक्टेड है ड्राइव करेगा यहाँ पे लार्ज शेयर को ऑफ न्यू बिल्ड्स, सस्टेनिंग मल्टी ईयर यहाँ पे डिमांड अक्रॉस जीपीयूज, पावर और कूलिंग। साथ में जो कॉस्ट के एडवांटेजेस हैं दोस्तों, टैलेंट पूल है, पॉलिसी सपोर्ट है और यहाँ पे जो ग्लोबल टेक के कमिटमेंट्स हैं ये पोजीशन कर रहे हैं इंडिया को फॉर सब्सटेंशियल ग्लोबल मार्केट शेयर। तो यहाँ पे इंडिया आपको फ्यूचर में काफी बड़े तरीके से अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करते हुए दिखेगा, क्योंकि ये सब चीजें दोस्तों क्रिएट करी हैं स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल प्लेयर्स डिस्पाइट रिस्क लाइक हाई केपेक्स इंटेंसिटी और सप्लाई चेन डिपेंडेंसीज। तो मैंने आपको करंट और फ्यूचर की पोटेंशियल के बारे में चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंडियन प्लेयर सिस्टम पे जिनको इस इंपॉर्टेंट टेलविंड्स का बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें दोस्तों जीपीयू और आईटी इक्विपमेंट लेयर के अंदर, तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगा E2E नेटवर्क्स। ये इंडिया की लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट जीपीयू क्लाउड प्रोवाइडर है। तो ये ऑफर करिए दोस्तों एनवीडिया का जीपीयू क्लस्टर्स ऑन पे एज यू गो और साथ में लीज मॉडल वाइल बिल्डिंग लार्ज स्केल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसके ऊपर मैंने आपके लिए 2-3 हफ्ते पहले एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रखी है, तो आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस दोस्तों जो मैं पोस्ट करता हूँ डिटेल एनालिसिस की, ये आपको मेरे चैनल की फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। ये फोकस करती है ऑन हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स, HPCs और AI सिस्टम्स विद स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। तो आप इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे उसके अलावा आपको योटा दिखेगी जो हिरनदानी ग्रुप की है। ये ऑपरेट करती है लार्ज हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स और एक्टिवली यहाँ पे डिप्लॉय करती है सिग्निफिकेंट जीपीयू कैपेसिटी को। लेकिन दोस्तों ये कंपनी लिस्टेड नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेंगी इसके अंदर, कंट्रोल एस, सिफी टेक्नोलॉजीज और नेक्स्ट्रा बाय एयरटेल। लेकिन ये सारी कंपनियां इंडिविजुअली लिस्टेड नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर आते हैं। जो सेकंड कैटेगरी है जहाँ पे स्पेंडिंग होने वाली है, तो यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी पावरिका लिमिटेड। इसके ऊपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी कुछ दिनों पहले, तो आप लोग उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये की प्लेयर है दोस्तों इस टाइम पे बैकअप डीजी सेट्स का, यानी जो डीजल जनरेटर सेट्स होते हैं इनका। और आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों जनरेटर्स एसेंशियल होते हैं यहाँ पे रिलायबल डीसी ऑपरेशंस के लिए। यहाँ पे पावर हट एंड चाहिए होती है, तो जनरेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कमेंस इंडिया दिखेगी।
ये मेजर सप्लायर है हाई क्वालिटी के जनरेटर्स की और पावर सिस्टम्स की फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद आपको यहाँ पे पॉलीकैब इंडिया दिखेगी, जिसको बेनिफिट हो सकता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसके पास एक्सटेंसिव रेंज ऑफ यहाँ पे पावर केबल्स है और वायरिंग सोल्यूशंस है, जिनका इस्तेमाल होता है डाटा सेंटर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स के अंदर। इसके बाद दोस्तों आपको पेटी इंजीनियरिंग जैसी कंपनियां दिखेंगी जो सप्लाई करती हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, लैमिनेशंस और यहाँ पे स्टैंपिंग्स क्रिटिकल होती हैं जो ट्रांसफार्मर्स के लिए और मोटर्स के लिए पावर सिस्टम्स के अंदर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है यश हाई वोल्टेज, उसमें प्रोवाइड करती है स्पेशलाइज ट्रांसफार्मर बुशिंग्स और यहाँ पे हाई वोल्टेज कंपोनेंट्स रिक्वायर होते हैं जो इस टाइम पे सबस्टेशंस के अंदर। इसके बाद दोस्तों आपको एबीबी इंडिया और स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया जैसी कंपनियां दिखेंगी जो डिलीवर करती हैं कॉम्प्रिहेंसिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटोमेशन और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन फॉर लार्ज स्केल डाटा सेंटर्स। इसके अलावा दोस्तों आपको दिखेंगे अदानी कनेक्ट्स और रिलायंस जो डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे मैसिव डाटा सेंटर प्रोजेक्ट्स विद इंटीग्रेटेड हाई कैपेसिटी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैंने आपको सेकंड इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है पावर इंफ्रा की, इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंपनीज दिखाई जो आप स्टडी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कूलिंग सिस्टम लेयर के अंदर। यहाँ पर दोस्तों आपको काफी इंपॉर्टेंट एचवीएसी सिस्टम्स वाले प्लेयर दिखेंगे, जैसे वोल्टास हो गई, ये ऑफर करती है प्रिसीजन एचवीएसी सिस्टम्स, चिलर्स और उसके अलावा कूलिंग सोल्यूशंस जो स्पेसिफिकली डिजाइन किए जाते हैं डाटा सेंटर की इन्वायरमेंट के लिए। इसके बाद दोस्तों आपको ब्लू स्टार जैसी कंपनी दिखेंगी वोल्टास के बाद, जो प्रोवाइड करती है यहाँ पे एडवांस प्रिसीजन एयर कंडीशनिंग और यहाँ पे कूलिंग यूनिट्स जो टेलर्ड होती हैं हाई डेंसिटी यहाँ पे फैसिलिटीज के लिए। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी KRN हीट एक्सचेंजर्स जो स्पेशलाइज करती है इन हीट एक्सचेंज सोल्यूशंस जो क्रिटिकल होते हैं एफिशिएंट यहाँ पे थर्मल मैनेजमेंट के लिए। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी किर्लोस्कर चिलर्स, ये सप्लाई करती है यहाँ पे रिलायबल इंडस्ट्रियल चिलर्स यूज होते हैं जो इस टाइम पे लार्ज डाटा सेंटर्स के अंदर कूलिंग सेटअप्स में। इसके बाद दोस्तों आपको जॉनसन कंट्रोल हिताची दिखेगी जो डिलीवर करती है सोफिस्टिकेटेड HVAC और बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और ऑप्टिमल यहाँ पे कूलिंग परफॉर्मेंस। इसके बाद आपको यहाँ पे अल्फा लेवल दिखेगी जो प्रोवाइड करती है हाई एफिशिएंसी यहाँ पे हीट एक्सचेंजर्स और लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजीज जो इंक्रीजिंगली यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन रही है AI के डिप्लॉयमेंट के लिए, लेकिन ये कंपनी दोस्तों लिस्टेड नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करते हैं रियल एस्टेट और फैसिलिटी डेवलपमेंट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट लेयर है। यहाँ पे आपको देखिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी अनंतराज जो लीड कर रही है इस टाइम पे डाटा सेंटर रियल एस्टेट के अंदर और इसके डिप्लॉयमेंट के अंदर। तो ये कंपनी दोस्तों रियल एस्टेट डेवलपर है जिसका फोकस है यहाँ पे बिल्ड करने के लिए फैसिलिटी शेल्स, डाटा सेंटर पार्क, सिविल कंस्ट्रक्शन और रेस करने के लिए यहाँ पे फ्लोरिंग को रेडी टू यहाँ पे डिप्लॉय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अदर की प्लेयर्स दिखेंगे आपको इसके अंदर टाटा रियल्टी, ब्रुकफील्ड यहाँ पे, उसके अलावा एम्बेसी ग्रुप। इसके अलावा आपको कुछ आर्म्स दिखेंगे अदानी के और रिलायंस के जो स्पेशलाइज करते हैं यहाँ पे लैंड एक्विजिशन के अंदर, लार्ज स्केल के DC कैंपस डेवलपमेंट में और लीजिंग यहाँ पे डेवलप कैपेसिटी में हाइपर स्केलर्स के लिए और ऑपरेटर्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जिनके नाम मैंने आपके लिए मेंशन नहीं किए क्योंकि वो कंपनी मैं आपके लिए पहले भी कई बार कवर कर चुका हूँ। जैसे एक इंपॉर्टेंट कंपनी है ब्लैक बॉक्स, उसके ऊपर भी मैं आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। उस कंपनी को आप पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्किंग की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों DSSL यानी डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड, उसको आप डाल सकते हैं प्राइमरी कैटेगरी में GPU IT इक्विपमेंट लेयर की प्लस सिस्टम इंटीग्रेशन की। साथ में एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसके ऊपर मैंने 3-4 दिनों पहले आपके लिए एक मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट किया है, वो कंपनी भी DSSL वाली कैटेगरी में आती है। तो आपको दोस्तों समझना है यहाँ पे जो ब्रॉडर देखिए इकोसिस्टम प्लेयर्स होते हैं, यहाँ पे इनको बेनिफिट होता है अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज थ्रू यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। जैसे मैंने आपको DSSL का नाम बताया, वो आपको फुल डाटा सेंटर सोल्यूशंस प्रोवाइड करती हुई दिखेगी, इसके अंदर सप्लाई करेगी, इंस्टॉलेशन करेगी, इंटीग्रेशन करेगी सर्वर्स का, स्टोरेज, नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन और ओवरऑल IT का सेटअप। इसके अलावा दोस्तों कंपनी एग्जीक्यूट करती है पावर और कूलिंग के एलिमेंट के प्रोजेक्ट्स। तो आपको इस तरह की कंपनीज भी स्टडी करनी चाहिए जिनको बेनिफिट हो सकता है अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज। तो मैंने आपको चेकआउट कराई दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज इस टाइम पे जो अलग अलग यहाँ पे सेगमेंट में काम कर रही हैं और यहाँ पे कौन सा सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, जो पार्ट है यहाँ पे कंक्लूजन का। तो दोस्तों यहाँ पे AI डाटा सेंटर इस टाइम पे जो बूम है इंडिया के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टी ईयर की स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी अक्रॉस यहाँ पे एंटायर वैल्यू चेन। इसके अंदर GPU कमांड कर रहा है दोस्तों सबसे बड़ा शेयर जो करंटली केपेक्स हो रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग होती हुई दिखेगी, फॉलोड बाय यहाँ पे क्रिटिकल पावर और यहाँ पे कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडियन कंपनी दोस्तों वेल पोजिशन है इस टाइम पे जो यहाँ पे स्टैंड करती है बेनिफिट करने के लिए इन सबसे सिग्निफिकेंटली। यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की पॉलिसीज द्वारा, हाइपर स्केलर के इन्फ्लोज के द्वारा और राइजिंग यहाँ पे डोमेस्टिक AI डिमांड के द्वारा। तो ये सेक्टर दोस्तों पॉइज्ड है फॉर रोबस्ट ग्रोथ, लेकिन यहाँ पे जो सक्सेस है डिपेंड करेगी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ पे, यहाँ पे टाइमली पावर अवेलेबिलिटी पे, टेक्नोलॉजिकल यहाँ पे अडेप्टेशन पे, स्पेशली यहाँ पे लिक्विड कूलिंग के अंदर और साथ में इफेक्टिव कैपिटल एलोकेशन के ऊपर। तो ओवरऑल दोस्तों इंडस्ट्री ऑफर करती है अट्रैक्टिव यहाँ पे लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंपनीज काम कर रही हैं अलाइन करती हैं विद इंडियाज एम्बिशन टू बिकम अ ग्लोबल AI इंफ्रास्ट्रक्चर हब। तो करंटली दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर जैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मार्केट में जनरेशंस में देखने को मिलती हैं। तो होप करता हूँ दोस्तों आप लोग का आज का एनालिसिस पसंद आया होगा और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में।
और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे मार्केट में तो आप लोगों को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। मैं होप करता हूँ आप लोग को आज का इंपॉर्टेंट एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।